मईशत रीढ़ की हड्डी मईशत की रीढ़ की हड्डी हमेशा से ज़राअत को कहा जाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं और मौजूदा सूरत हाल में अगर हम किसान और उसकी खेती को देखें तो लगता है हम अपनी ही रीढ़ की हड्डी के दुश्मन बने हुए हैं। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी का शोर मचा, यहाँ तक कि वजारतें भी कायम कर दी गई इन नाम से। और हम ये भी जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से किसान पैकेज का भी हर साल ऐलान किया जाता है अरबों रुपयों का, मगर नहीं बदला तो मईशत में ज़राअत और किसान का हाल नहीं बदला। किसी हुकूमत में गंदम का स्कैंडल तो किसी हुकूमत में चीनी का स्कैंडल सामने आता ही है। इट्स अ रेगुलर थिंग। हर दूसरे साल हम कोई ना कोई किसी ना किसी फसल का स्कैंडल देखेंगे। इन स्कैंडल्स के बिना हुकूमत का चलना मुश्किल लगता है। निगरां हुकूमत के दौर में हमें याद है कि हमने देखा था कि गलत वक्त पर दुनिया से नाकिस क्वालिटी की गंदम मंगवाई गई, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में पैदा की गई मयारी क्वालिटी की गंदम उसका रेट ना लगा। किसानों को अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। आज का ताजा तरीन स्कैंडल इस वक्त मंजर आम पर आ रहा है। हमने देखा कि हुकूमत ने आज 5 लाख टन चीनी दरामद बाहर से मंगवाने का फैसला किया है। 2024 में 7.5 लाख टन बरामद की थी, हमने बाहर भेज दी थी, और अब 5 लाख टन दरामद कर रहे हैं। ये क्या खेल है? ये फैसला आते ही, ये भी मैं आपको बता दूं, हुकूमत कहती है कि हमने ये फैसला किया है चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, और ये फैसला आते ही कीमतों को पर लग गए। हुकूमत कहती है हमने फैसला किया कीमतों पर काबू पाने के लिए। इमेजिन, जबकि मुल्क के बाशऊर लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हुकूमत ने फैसला इसलिए किया ताकि असल में शुगर माफिया को फायदा पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान में जितनी भी शुगर मिले हैं, जितनी भी शुगर मिले चल रही हैं इस वक्त, वह सब पाकिस्तान के रईस तरीन और ताकतवर तरीन ओहदों पर फायज लोगों की हैं। और फिर आज ही एक और खबर आती है जिसमें अवाम को बताया जाता है कि ज़राई तरक्याती बैंक ने 11 अरब रुपए से ज़ायद जो कर्जे दिए थे ज़राअत की भलाई के लिए, एग्रीकल्चर की सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइलें गायब हो गई हैं या जला दी गई हैं। अनबिलीवेबल। यानी ज़राअत की तरक्की के लिए दिए जाने वाले कर्जों में इस बड़े लेवल के घपले सामने आ रहे हैं। वाज़ेह हो जाता है कि एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत ज़राअत को तबाह करने के लिए साजिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। यह वो तरीक़ाकार है जिसके तहत दुनिया के सुपर पावर्स छोटे मुल्कों को अपना गुलाम बनाए रखते हैं, उनको कर्जों में दबाए रखते हैं, जिसका जिक्र 2004 में जॉन पर्किंस ने अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में किया था। इसलिए हम पहले अपनी फसल बाहर भेजते हैं और फिर महंगे दामों पर वही फसल मंगवाते हैं। यह सिलसिला हर पाकिस्तानी के लिए वाज़ेह हो चुका है। रईस को रईस तर किया जा रहा है, गरीब को गरीब तर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अनबिलीवेबल। प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन की तो इमरान खान बानी पीटीआई ने एट लास्ट एक और एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और तारीख भी दे दी गई है। 5 अगस्त 2025 की तारीख इसलिए दी गई है क्योंकि इस तारीख को उनको जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। साथ ही साथ कप्तान ने अपनी जेल की लॉकअप की तरह मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। पीटीआई जो पहले ही कई मुश्किलात में घिरी हुई है, एहतजाजी तहरीक उनके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगी क्योंकि मुज़ाकरात भी नहीं कर सकती तो आखिर पीटीआई करेगी क्या? इसके ऊपर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये भी हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की जहां ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में और फिर उन ज़मीनों पर तामीरात की कागजी कार्रवाई में अरबों नहीं खरबों कमाए जा रहे थे, कमाए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अजब करप्शन की गजब कहानी। यहां ये जुमला बिल्कुल फिट होता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा कहा जाए तो गलत ना होगा। जितना ये कमाते हैं उतना कोई नहीं कमा सकता। चपड़ासी से लेकर अफसर तक सब के सब माला माल करोड़पति लोग। कराची में तमाम तामीरात एसबीसीए की निगरानी में की जाती हैं, जिसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद नहीं, कोई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मौजूद नहीं। प्लान मंजूर कराए बगैर रिश्वत के जरिए काम हो जाता है। गौर से सुनिएगा, ये नंबर गौर से सुनिएगा। पिछले 4 सालों में 1 लाख से जायद बनने वाली इमारतों के 2000 से भी कम कंप्लीशन प्लान मंजूर हुए हैं। यानी 98,000 या 98% इमारतों के कंप्लीशन प्लान मंजूर ही नहीं हुए और इमारतें बन गई हैं, लोग वहां रह रहे हैं, काम शुरू हो गया है। अनबिलीवेबल। ये मेट्रोपोलिस है,
कराची का पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब कराची है, लेकिन सैडली वो प्लानिंग नज़र नहीं आती, वो स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती जिसके तहत इस शहर को हम तरक्की याफ्ता शहर बनाकर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम कर सकें। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेंटर शहादत आवान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। सेंटर साहब, आवान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। सेंटर साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हम क्यों अपनी ज़राअत के दुश्मन बने हुए हैं आपकी नज़र में? हम क्यों एक फसल को पहले बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हम इंपोर्ट करते हैं? क्या वजह होती है कि हर हुकूमत में कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल सामने आता है, इन योर ओपिनियन? शहादत आवान साहब। लेकिन जतोई साहब, आपने बजा तौर पे कहा है कि हम जो है एक ज़रूरी मुल्क हैं, और मैं समझता हूँ कि ज़राअत जो है हमारे मुल्क के तकरीबन 47% जो लोग हैं उनको रोज़गार भी मुहैया करती है, और मैं समझता हूँ हमारी जीडीपी में, हमारी इनकम में सबसे बड़ा जो वसीला है वो ज़राअत का ही है। बिल्कुल आपका ये कहना बजा है कि अगर हम अपने किसान की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मईशत पर तवज्जो नहीं दे रहे। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आपने दो बातें की हैं। एक तरफ यकीनी तौर पे आप ये कहते हैं कि जितने भी बाअसर लोग हैं वो साहिब हैसियत लोग हैं, पार्लिमान में जितने लोग हैं तकरीबन मैं समझता हूँ वो बड़े बड़े ज़मींदार वही लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान का मैं समझता हूँ अमूमन अक्सरियत जो हम कहते हैं कि तकरीबन आलमोस्ट 50% लोग ज़राअत से मुतल्लिक़ हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक के पास 10 एकड़ 5 एकड़ कुछ ना कुछ ज़मीन होगी। आपको ये भी मालूम होगा कि जब पाकिस्तान में लोग माइग्रेट करके आए थे तो इन लोगों को भी क्लेम में बहुत सी ज़मीनें दी गई हैं। पंजाब में ख़ासकर आप देखें, ये हम कहते हैं ना कि ये चक नंबर जो है, MB नंबर है, वो मुहाजिर ब्रांच जो है हर घर को एक एक लाट तकरीबन मैं समझता हूँ क्लेम में। और कई लोग तो ऐसे हैं कि अगर आप देखें नवाबों के जो ख़ानदान हैं उनको यहाँ हज़ारों एकड़, नवाब रौनक अली ख़ान को अगर आप देखें 1973 में तो 5-10 हज़ार एकड़ ज़मीनें उनको अलाट हुई थी। बाकी अब उसके बाद ये आ जाएं कि हमने किसान के लिए किया क्या। तो सबसे पहली बात तो ओवरऑल आप एक तरफ क्यों देखते हैं किसान की तरफ, आप इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ देखें कि इंडस्ट्री के लिए हमने पाकिस्तान में क्या किया है, एजुकेशन में हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, हेल्थ में हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो बेहतर ये होगा कि हम बजाय अपना ये रोना रोएं कि कुछ नहीं किया, हम वो तजावीज़ दें कि जहाँ पे हम इन चीज़ों में बेहतरी ला सकें। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि आज फसल जो भी आदमी करता है उसका सबसे बड़ा इशू जो है वो पानी का है। पानी की तरफ अगर हम आप चले जाते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी तरफ आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के किसान के लिए जो सबसे बड़ा मसला होगा वो पानी का होगा। इस वक्त भी आप देख लें कि मौजूदा जो किसान है वो पानी ना होने की वजह से या कम होने की वजह से अपनी चावल की फसल प्रॉपर या कर नहीं सका या टाइम के ऊपर जो है वो नहीं कर सका। ये तो अल्लाह का करम है कि कुछ बारिशें हो गई और कुछ किसान जो है उसकी अश्क जो है वो पोशी हो गई है। अब उसके बाद आप चलें कि आगे जो है कि किसान जो है वो ज़माना गया कि वो जब आपने जो किसान आपने हल जो है बैल के ज़रिए से खेती बाड़ी करता था। अब तो आप मशीनरी की बात है कि आप जो है अब हल भी चलाते हैं ट्रैक्टर के ज़रिए से, आप फसल काटते भी हैं तो मशीन के ज़रिए से, अगर आप उसको जो है उसको फसल जो है उसको क्रशिंग भी करते हैं तो थ्रेशर की वजह से। तो उसके बीच में जो सिलसिला चल पड़ा है, पहले ये था लाइव स्टॉक हुआ करता था, एक जगह ज़मींदार बांधता था, वो खाद का सिलसिला बनता था, वहाँ से चलता था अगली जगह जाता था, खाद का सिलसिला बनता था। लेकिन अब आसान हो गया, फर्टिलाइज़र ख़रीद कर आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो ज़मींदार के लिए तो बेसिक आप देखें कि जहाँ पे एनर्जी जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें जो ज़्यादा हो जाने की वजह से किसान जो है अपनी फसल के लिए, उसकी काश्त के लिए, उसको हल चलाने के लिए उसको खर्च अखराजात कहाँ पहुँच गए। अगर फर्टिलाइज़र की तरफ जाता है वो आप देख लें कि खर्च अखराजात जो हैं वो जतोई साहब वो आगे, आप ख़ुद बहुत बड़े ज़मींदार हैं, आप समझते हैं कि वो कहाँ पे चला गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल एक आपका कहना बजाय, लेकिन जहाँ तक मसला है हुकूमत क्या करे, हुकूमत तो काश्तकार के लिए अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए।
ان کے لیے آپ نے خود کہا کہ قرضہ جات زمیندار، چھوٹے زمیندار جو ہیں سر، ان کو قرضے دیے گئے، لیکن اگر ان قرضوں کی وصولی کے لیے اگر کوئی نظام سسٹم صحیح نہیں ہے تو بھائی خالی ایگریکلچرل بینک تو نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سے ادارے پڑے ہوئے ہیں، نیب ریب آپ نے بنا دی ہیں. تو میں کہتا ہوں پہلے تو یہ ہوا تھا کہ این جی او بھی جا کے کہیں شکایت کر دیتے تھے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل آپ پاکستان میں کسان اتحاد جو ہے وہ آپ نے کسان بھائیوں کے لیے وہ ایک ایفرٹ کرنی چاہیے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، اس طرف ہمیں رائٹ سر. یقین